गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो क्या आप सब ने कल वाले टॉपिक लर्न किए? जिसने किए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हाँ मैंने कर लिए, और जिसे समझ नहीं आए वो भी कमेंट करे कि ये प्रॉब्लम है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में करना है ये, क्योंकि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमें वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा कूलम्स लॉ, क्योंकि वेक्टर के लिए एप्लीकेबल बनाना है इसे। तो वो कैसे होगा, देखिए टॉपिक। एज स्टेटेड ऑलरेडी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एफ बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance r between them। तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ के अंदर, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, कि दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 अगर लेते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, या तो वो इंटरेक्शन का होगा या रिपल्शन का होगा, तो उसे कंबाइनली हम कह सकते हैं इंटरेक्शन का। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस का प्रोडक्ट किया जाए, एंड इनवर्स रिलेशन है उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस को हमने आर कंसीडर किया है यहाँ पे। तो फॉर्मूला बनता है एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर, वेर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एज फोर्स इज ए वेक्टर। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि फोर्स एक वेक्टर होता है, इट इज़ बेटर टू राइट कूलम्स लॉ इन द वेक्टर नोटेशन। तो वेक्टर नोटेशन में लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में होती हैं, और वेक्टर को वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले में ही रखना बेटर होता है, ठीक होता है। तो आगे देखिए, इसमें उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, सामने फिगर में आप देख सकते हो। एक पॉइंट लिया ए, जहाँ पे Q1 को रखा गया है। फिगर के अंदर ध्यान से देखिए, चार्ज Q2 है वो बी पॉइंट पे रखा है। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से जहाँ पे चार्ज रखा है ए तक का जो डिस्टेंस है उसको वेक्टर से शो किया जाता है R1 वेक्टर। मतलब ए की जो पोजीशन को शो करता है वो R1 वेक्टर करता है, इसलिए इसे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज या फिर पॉइंट ए कहा जाता है। और इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी कितना है? R2। तो देखिए आगे थ्योरी के अंदर देखिए, R1 वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर। तो R1 को ओ ए वैक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है ओ ए वैक्टर को ही R1 वैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, और इसी तरह R2 वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2 इज, और जो वेक्टर जो है Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है उसे हमने R12 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। और R12 वेक्टर अगर हम इस ट्रायंगल ABO, फिगर के अंदर देखिए ट्रायंगल ABO, इसके ऊपर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं, तो हमें AB वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी? R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 से रिप्रेजेंट कर दिया। आप ये वेक्टर लॉ अलग से रफ में लगा के देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि R12 वेक्टर इज इक्वल टू है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इन द सेम वे वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, अगर Q2 टू Q1 लेना है, ये आपको पता है, ये रिवर्स करना है, तो जो है दोनों साइड जो है चेंज हो जाएंगे साइन। बी ए वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर टू वन, R21 वेक्टर बोलेंगे इसे, इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसे इक्वेशन नंबर हम 7 देते हैं। आगे देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर इज R12। अब कोई वेक्टर होता है, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे शो करते हैं हम? विदाउट वेक्टर उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है R12। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर।
या फिर दूसरा ऑप्शन क्या था, R12 वेक्टर के ऊपर मोड लगा दिया जाए तो वो भी मैग्नीट्यूड को ही शो करता है। यहाँ पे हम सिंपल नोटेशन R12 यूज़ करेंगे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर इज़ R21 as the direction of a vector is specified by a unit vector। अब जो कोई वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन को कौन शो करता है, उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, इसलिए इसे यूनिट बोला जाता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये सिर्फ डायरेक्शन शो करता है जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो as direction of a vector is specified by a unit vector along the vector we define। तो यूनिट वेक्टर को जो है कैप ऊपर लगा के शो किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन में R12, क्योंकि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिट वेक्टर का वो होता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। एंड R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन में R21 जो है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये इनके जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं R12 कैप और R21 कैप। R12 वेक्टर और R21 वेक्टर की डायरेक्शन को शो करते हैं, ये उसके यूनिट वेक्टर्स हैं। इफ़ F12 वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो F12 वेक्टर का मतलब है कि 1 के ऊपर जो है क्या चार्ज Q1 है उसके ऊपर जो फोर्स लगा है Q2 की वजह से उसे F12 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड F21 वेक्टर जो है वो है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। F21 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। देन एज क्लियर फ्रॉम फिगर Coulomb's force law between 2 point charges Q1 and Q2 located at R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, ये इनकी पोजीशन वेक्टर है Q1 और Q2 की। R1 पोजीशन वेक्टर है Q1 चार्ज का और R2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है Q2 चार्ज का इन वैक्यूम, और ये वैक्यूम में चार्ज हैं। तो कि कैसे एक्सप्रेस किया जाता है ये, एज F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में AB का स्क्वायर, और ये जो फोर्स लगा है ये A से B की तरफ लगा है। और इसी को जो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलोंग AB जो इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। तो R12 क्या था, ये जो है डिस्टेंस है AB के बीच का जिसे हमने R12 से रिप्रेजेंट किया था, ये मैग्नीट्यूड है इसका, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R12 कैप की वैल्यू क्या थी, वो जो है पिछले पेज से आप देख के लिख सकते हैं। R12 कैप की वैल्यू थी R12 वेक्टर अपॉन में R12। तो अपॉन वाला जो R12 आएगा वो इस R12 से मल्टीप्लाई होके R12 क्यूब बन जाएगा। तो फार्मूला बनेगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ये मैग्नीट्यूड शो किया जाता है, इसे हम इक्वेशन नंबर 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड द इक्वेशन 8 इज वैलिड फॉर एनी साइन ऑफ Q1 एंड Q2। तो ये Q1 Q2 किसी भी साइन के पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो उन सब के लिए ये जो है वैलिड है। आगे देखिए, द फोर्स F12 वेक्टर ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 8 से हम ये फोर्स निकाल सकते हैं, ये हमने निकाल ली है अभी जो है फॉर्मूला, बाय सिंपली इंटरचेंजिंग 1 एंड 2। तो F21 हमने इक्वेशन नंबर 8 में निकाला था, तो F12 कैसे निकाल लेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे बस। क्या होगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर इंटू R कैप 21 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर।
तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो है फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। ए ने जो फोर्स बी पे लगाया उसी के अपोजिट फोर्स बी ने ए पे लगाया। तो और ये कौन सा लॉ था बताइए? ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आगे क्या लिखा है देखिए, देयरफॉर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। सो दस कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन जाता है, प्रूव हाउ कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आगे इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सैम्पल प्रॉब्लम, वो देखिए। हाउ इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अफेक्टेड व्हेन ईच चार्ज इज डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी डबल कर दिया और डिस्टेंस भी डबल कर दिया। अब सॉल्यूशन के अंदर देखिए फॉर्मूला क्या था, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। अब Q1 भी डबल कर दिया तो 2, और Q2 भी डबल कर दिया 2, आर भी डबल कर दिया तो यहाँ 2 आ जाएगा का होल स्क्वेयर। तो इनको सोल्व करेंगे तो 1 टाइम्स, मतलब फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम चार्जेस को भी डबल कर देते हैं और उनके बीच के डिस्टेंस को भी डबल कर देते हैं। तो इस फार्मूले के बेस पे आगे भी जो सैम्पल प्रॉब्लम है बुक के लास्ट में दी हैं वो आप कर सकते हो कूलम्स लॉ के बेस पे। तो ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लेने हैं, इनको नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।